गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के फोर्थ पार्ट की चर्चा करेंगे। इसमें 2018 और 19 के जो क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज भी इसी में आए हुए 2018-19 के क्वेश्चन को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनसे आपको नए नए कॉन्सेप्ट का पता लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, एसीटोन का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। तो एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखो, एसीटोन का रासायनिक सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये एसीटोन का रासायनिक सूत्र है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन जो है वो इसका IUPAC नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सब में अगर अपने देखें तो इन सब के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अपने कि यहाँ ये एक एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है और यहाँ पर ये भी एक कीटोन है। तो दो तो एल्डिहाइड दिए हुए हैं अपने को, एक कीटोन दिया हुआ है। नाभिक स्नेह योग के प्रति कीटोन की क्रियाशीलता एल्डिहाइड से कम होती है, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे नाभिक स्नेह योग के लिए और कीटोन है वो कम क्रियाशील होंगे। अब अपने को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ दो एल्डिहाइड है, उनमें से ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है वो अधिक क्रियाशील होगा। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है वो अधिक क्रियाशील होगा। उससे कम क्रियाशील होगा एसिटल्डिहाइड CH3 CHO और इससे कम क्रियाशील होता है कीटोन। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो इस प्रकार से अपने इनको व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एल्केनोइक अम्लों के कवचनांक उच्चतम होते हैं, समझाइए। अब कवचनांक का जो संबंध है वो होता है अंतराण्विक बलों के साथ में। परबल अंतराण्विक बल अगर अणुओं के बीच में है तो उनके कवचनांक बहुत ही उच्च पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कवचनांक बहुत ही उच्च होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। इसका कारण है इनके बीच में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अगर हम प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का डायग्राम बनाएं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम बन सकता है। देखो, ऐसे ये डायग्राम बन सकता है, ऐसे ये डायग्राम बन सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार के जो द्विलक बनते हैं उनके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कवचनांक हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। संगत या समान अणुभार के एल्कोहल से भी इनके कवचनांक ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके बढ़ते हुए अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को। अम्लता के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, जिसमें देखो बेंजोइक अम्ल है, 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल है, 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है। तो देखो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में अपने देखें तो बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अम्लता के लिए याद रखना है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अम्लता को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अम्लता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 4 नाइट्रो है वो, यहाँ नाइट्रो समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है और यहाँ पर मेथोक्सी समूह है वो इलेक्ट्रॉन दाता है। तो सबसे कम जो है वो इसे 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाएगी। ये 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा जो अम्लीय गुण होगा वो होगा बेंजोइक अम्ल का। तो ये बेंजोइक अम्ल यहाँ ऐसे बना दिया। और इससे ज़्यादा जो अम्लीय गुण होगा वो होगा 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल का।
तो ये 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, इसका यहाँ पर अम्लीय गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अम्लीय गुण का बढ़ता हुआ क्रम आपने लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कैसे करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए अपने पास एक तो टोलेन परीक्षण है, एक फेलिंग परीक्षण है, इनसे हम विभेद कर सकते हैं। तो जैसे टोलेन परीक्षण से विभेद करना है तो कैसे करेंगे, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपने यानी एल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ में गर्म करना है। तो ये यहाँ पर ऐसे टोलेन अभिकर्मक अपने लिख रहे हैं, टोलेन अभिकर्मक लिख दिया। इसको किसके साथ गर्म करेंगे, टोलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ में गर्म करेंगे। तो ये यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक है, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है ये, तो इसको गर्म करेंगे। अब यहाँ पर एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 2Ag आ जाएगा, सिल्वर धातु बनेगी, जिसके कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बनता है। और साथ में जैसे ये अमोनिया के अणु हैं, तो अमोनिया के अणु देखो, ये 4 अमोनिया के अणु आ गए यहाँ पर। और साथ में देखो क्या बनने वाला है, साथ में यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर बच गई 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, तो ये हाइड्रोजन हो गई 4 और 2 ऑक्सीजन बची हुई हैं। तो 2 अणु अपने जल के यहाँ से निकाल देंगे। तो ये इस प्रकार का एक परीक्षण हो जाता है। इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो चमकदार सिल्वर दर्पण बनता है, सिल्वर धातु बनने के कारण। लेकिन कीटोन यह परीक्षण नहीं देता, यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो इस प्रकार हम एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सक्सिनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। तो सक्सिनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम कैसे होगा वो देखिए आप। सक्सिनिक अम्ल के अंदर इसका जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, COOH समूह आ गया, फिर ये CH2, फिर यहाँ पर है COOH समूह। अब यहाँ पर हम इसको 2 बार रिपीट कर देंगे। तो ये जो संरचना सूत्र है ये सक्सिनिक अम्ल का है। तो ये सक्सिनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम में देखो टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन यहाँ पर हैं 4 कार्बन के लिए अपने को इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए IUPAC नाम ब्यूटेन होता है और 2 कार्बोक्सिल समूह हैं इसमें, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें अनुलग्न लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोल और N-ब्यूटेन, इनको अपने को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इनको अपने को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अपने को इसको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है वो देखो आप। क्वथनांक का सीधा संबंध होता है अंतराण्विक बलों से। अंतराण्विक बल जितने ज़्यादा प्रबल होंगे क्वथनांक उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि हाइड्रोजन बंध कौन से अणु में, जिसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा उसके क्वथनांक सबसे ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन बंध यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, देखो ये यहाँ आ रहा है, ये जो ब्यूटेनॉल है इसके अंदर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका हो जाएगा। उससे कम क्वथनांक देखें तो उससे कम क्वथनांक है एल्डिहाइड के अंदर। देखो ब्यूटेनॉल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, ब्यूटेनॉल जो है एल्डिहाइड है,
इसके अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं है, लेकिन द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आकर्षण बल है। एन पेंटेन का क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा इन तीनों में, क्योंकि इसके अंदर दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, इस कारण इसके क्वथनांक सबसे कम होंगे। तो अगर अपने को बढ़ते क्रम में इसमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले इसमें आ जाएगा ब्यू एन पेंटेन के क्वथनांक है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्यूटेनैल, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटेनैल। इससे ज़्यादा क्वथनांक किसका आएगा, इससे ज़्यादा क्वथनांक आएगा ब्यूटेनोल का, तो ये ब्यूटेनोल का क्वथनांक यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार इनके क्वथनांक को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वो फिनोल से अधिक है, इसको अपने को समझाना है। तो देखो इसको कैसे अपने बता सकते हैं। एक तो इसमें देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका आयनन होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पर अपने पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर इसका आयनन हुआ तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये वाला, और साथ में H+ निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आयन बना है, ये आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इस कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद कैसे होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें तो इसमें 3 लोन पेयर की वजह से इस पे माइनस आ गया, और यहाँ पर इस पर 2 लोन पेयर हैं इस ऑक्सीजन पर। अब इसमें अनुनाद दर्शाना है अपने को, तो अनुनाद इसमें कैसे दर्शाएंगे वो देखो। अनुनाद दर्शाने के लिए देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने के लिए आएंगे, तो ये वाला बंध है वो इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो यहाँ अनुनादी संरचना इस प्रकार से बन जाएगी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का R हो गया, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर ऐसे 3 लोन पेयर आने से इस पे एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस आ गया, और साथ में यहाँ डबल बंध आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इस पे 2 लोन पेयर फिर से आ गए। अब ये एक्स्ट्रा बड़े लोन पेयर अगर यहाँ बंध बनाते हैं तो ये वाले लोन पेयर वापस इस पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार की ये संरचना यहाँ पर बनेगी। अब दूसरा अपने को दिया यहाँ पे फिनोल। फिनोल का भी आयनन हो सकता है। फिनोल के अगर आयनन होता है तो फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है। जैसे ये मान लो यहाँ पर फिनोल है और इसका आयनन हो गया, तो आयनन होने से यहाँ पर क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया, ये लो, और यहाँ पर H+ निकल गया। अब जो ये फिनोक्साइड आयन बना है इसमें भी अनुनाद होता है। तो इसमें अनुनाद कैसे होगा वो देखो आप। जैसे ये यहाँ पर अगर अपने देखें तो ये इस प्रकार से बेंजीन वाले है, और ये यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर यहाँ 3 लोन पेयर और माइनस है क्योंकि फिनोक्साइड आयन है। अब ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं वो यहाँ बंध बनाने के लिए आएंगे, तो ये वाला लोन पेयर आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ अनुनादी संरचना आगे बनाएंगे। इस पे माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बंध आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं वो आ जाएंगे। बाकी जो बंध हैं वो ऐसे हम दिखा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बंध बनाने के लिए आएंगे, तो आगे ये बंध फिर जो पाई बंध है वो आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी अगली संरचना बनेगी, जिसमें यहाँ पर माइनस आ गया पैरा स्थिति पर, और यहाँ डबल बंध आ गए, फिर ये डबल बंध ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आ गए। अब फिर ये आगे अनुनाद होगा, ये बंध यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बना लेंगे, ये वाले बंध वाले इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आगे संरचना बनेगी, जिसमें यहाँ पैरा ऑर्थो स्थिति पर माइनस आवेश यानी लोन पेयर, और यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे ऐसे। फिर आगे
जो बंद हैं वो वैसे रहेंगे, जो बाकी जो बंद हैं वो वैसे रहेंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाने के लिए आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। यानी लोन पेयर अब वो बॉन्ड पेयर में आ रहा है और बॉन्ड पेयर अब वो लोन पेयर में जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके आगे संरचना बन जाएगी, ऐसे संरचना बन जाएगी कि यहाँ बंद आ गया, यहाँ बंद आ गया, यहाँ बंद आ गया, और वापस से ये इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर आ गए, तो वापस से इस पे माइनस आ गया। अब ये यहाँ पर इसे फिनोक्साइड आयन में अनुनाद है, ठीक है, ये तो फिनोक्साइड आयन में अनुनाद हो गया। और यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद। अब इन दोनों के स्थायित्व की तुलना करनी है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद है उसमें ज़्यादा स्थायित्व होता है, और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ दोनों जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें ऋण आवेश 2 ऑक्सीजन परमाणुओं पर, यानी ऑक्सीजन परमाणुओं पर भी स्थानीकृत हो रहा है, और ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होते हैं तो उस पर माइनस आवेश का स्थायित्व ज़्यादा रहता है। जबकि यहाँ अगर फिनोक्साइड आयन में देखें तो माइनस आवेश है वो कार्बन पर भी आ रहा है और ऑक्सीजन पर भी आ रहा है। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश का विस्थानीकरण है। ऋणावेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से भी स्थानीकृत होता है। यानी इसका स्थायित्व, फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व कम है और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका स्थायित्व ज़्यादा है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व, इसका स्थायित्व जो है वो ज़्यादा है। इसका जो स्थायित्व है वो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है वो फिनोल से अधिक हो जाएगी। हम इस प्रकार से इस पॉइंट को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक तो अपने पास यहाँ पर कौन सा अम्ल है, एक तो अपने पास है यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, एक है एसिटिक अम्ल, एक है प्रोपियोनिक अम्ल। तो एक तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल है, एक एसिटिक अम्ल है, और एक यहाँ पर क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल। अब अपने को पता है कि अम्लीय प्रकृति का जो क्रम है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह अम्लीय प्रकृति को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं वो अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तीनों अम्ल दिए हैं अपने को, इन तीनों अम्ल के अंदर अपने देखें तो तीनों अम्ल में किसी में भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है। लेकिन इन तीनों में देखो हम फिर प्लस आई की तुलना करेंगे कि प्लस आई प्रभाव कम से कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव कम से कम होना चाहिए। तो सबसे कम प्लस आई प्रभाव है वो इसे फॉर्मिक अम्ल में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इससे कम अम्लीय होगा एसिटिक अम्ल, और सबसे कम अम्लीय होगा यहाँ पर प्रोपियोनिक अम्ल। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले कम वाले को लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है अपने को। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो यहाँ पर लिख देंगे प्रोपियोनिक अम्ल। तो सबसे पहले ये प्रोपियोनिक अम्ल ये सबसे कम अम्लीय प्रकृति का है। फिर उससे ज़्यादा कौन है, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल हो गया। और फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल। ये इस प्रकार का हम क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनमें फॉर्मिक अम्ल अम्लीय होगा, फिर एसिटिक अम्ल, फिर यहाँ पर प्रोपियोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, कारण समझाइए। तो देखो यहाँ पर इनका कारण क्या है, यहाँ 2 कारण अपने बताते हैं। एक तो हम बताते हैं प्रेरणिक प्रभाव, एक हम बताते हैं यहाँ पर त्रिविम प्रभाव। तो फर्स्ट हम प्रेरणिक प्रभाव और सेकंड हम त्रिविम प्रभाव। देखो प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव से कैसे इनके क्रम को समझते हैं वो देखो आप। सबसे पहला हमने लिखा है यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव,
देखो प्रेरणिक प्रभाव से कैसे समझेंगे। प्रेरणिक प्रभाव क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक अपने पास है एल्डिहाइड, तो ये अपने पास हो गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया, और एक अपने पास है कीटोन, तो ये अपने देखें तो ये एक कीटोन बना दिया। अब प्रेरणिक प्रभाव क्या कहता है, प्रेरणिक प्रभाव ये कहता है कि कार्बोनिल कार्बन, ये वाला, ये कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन पर प्लस आई या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जितना कम होगा उतना ही इस पे धनावेश की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई प्रभाव लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से इस कार्बन पर जो धनावेश आ रहा है, धनावेश की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो दो दो ग्रुप हैं जो प्लस आई प्रभाव लगा रहे हैं, और दो दो समूह के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश की मात्रा और कम हो जाएगी। अब हम चाहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नहीं है, ये योग है, नाभिक स्नेही योगात्मक है, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन मानकर इसको नाभिक स्नेही योगात्मक पढ़ेंगे हम। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आता है, और नाभिक स्नेही तो वहाँ आक्रमण करता है जहाँ प्लस आवेश होगा, और जहाँ प्लस आवेश ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ फास्ट आक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण जल्दी से कहाँ होगा, जहाँ धनावेश की मात्रा ज़्यादा होती है। तो धनावेश इन दोनों में देखें तो ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश ज़्यादा होगा, तो यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण जल्दी हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड है वो नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कीटोन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से देते हैं। दूसरा इसका प्रभाव हम देख सकते हैं प्रेरणिक, ये त्रिविम प्रभाव, त्रिविम प्रभाव। अब देखो त्रिविम प्रभाव क्या होता है। त्रिविम प्रभाव में जैसे यहाँ पर अपने फिर से ये एल्डिहाइड लेते हैं, तो ये एल्डिहाइड हो गया और इसके साथ एक कीटोन ले लिया, तो ये हम यहाँ पर एक कीटोन ले रहे हैं। अब त्रिविम प्रभाव क्या कह रहा है, त्रिविम प्रभाव ये कह रहा है कि जो ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये वाला, इस कार्बोनिल कार्बन पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए, यानी छोटे समूह के छोटे आकार के समूह जुड़े होने चाहिए, और जितने छोटे आकार के समूह जुड़े होंगे नाभिक स्नेही का योग उतना ही जल्दी होगा। तो देखो कीटोन में तो यहाँ पर दो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो दो एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जबकि एल्डिहाइड में देखें तो यहाँ एक ही एल्किल ग्रुप है, और कीटोन में कितने एल्किल ग्रुप आ रहे थे, दो एल्किल ग्रुप हैं। तो कीटोन के अंदर इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या हो गया, त्रिविम बाधा बढ़ गई, और त्रिविम बाधा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो एल्डिहाइड है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कीटोन की अपेक्षा जल्दी देते हैं। तो इस प्रकार से इन दो प्रभावों के तहत अपने बता सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव, इनकी वजह से एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही योग के लिए कीटोन की तुलना में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बताएंगे। अगले क्वेश्चन में देखें, अगले क्वेश्चन में पूछा है अपने को, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या लिखना है अपने को, संरचना सूत्र लिखना है। अब ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र हम कैसे लिखेंगे वो देखो। ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र है, क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है, दो इसमें अम्ल समूह होते हैं जो आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। IUPAC नाम में देखो ये कितने कार्बन आ रहे हैं, देखो आप यहाँ पर आ रहे हैं दो कार्बन, ये दो कार्बन है। तो इन दो कार्बन के लिए इनका IUPAC नाम क्या होगा वो देखो आप। तो दो कार्बन को अपने क्या कहते हैं, एथेन, और दोनों ही ओइक अम्ल वाले हैं, तो एथेन डाई ओइक अम्ल,
तो ये नाम बन जाएगा एथेन डाइओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो, डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखें डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र कैसे होगा। पहले तो देखो कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब इसके साइड में डाई एथिल ग्रुप लगाना है, यानी 2 बार एथिल ग्रुप लगाने। तो एथिल ग्रुप देखो CH2CH3, और ऐसे ही इधर लगा देंगे CH2 और CH3, तो ये हो गया डाई एथिल कीटोन। अब इसका अगर IUPAC नाम पूछा हो अपने को तो क्या लिखेंगे। तो IUPAC नाम में देखो अपनी नंबरिंग करते हैं इसकी। तो नंबरिंग उस कोने से करेंगे जहाँ से ये कीटो समूह है, CO समूह है, इसको कम से कम अंक मिले। तो ये तो दोनों साइड से समान पोजीशन पर है, तो यहाँ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 नंबर कार्बन हो गया, ये 4 नंबर कार्बन हो गया, ये 5 नंबर कार्बन हो गया। अब 5 कार्बन हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बंध हैं, तो 5 कार्बन के लिए अपने क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए अपने लिखते हैं पेंटेन। तो ये पेंटेन हो गया। फिर उसके बाद देखो 3 नंबर कार्बन पर ओन है, तो हम लिख देंगे पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन 3 ओन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। वैसे ये अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया को हम केनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो ये अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, केनिजारो अभिक्रिया। तो अपने को केनिजारो अभिक्रिया के संबंध में यहाँ पर बताना है। तो ये केनिजारो अभिक्रिया है। अब केनिजारो अभिक्रिया का अपने को समीकरण लिखना है। तो केनिजारो अभिक्रिया का समीकरण अपने कैसे लिखेंगे वो देखो, बेंजल्डिहाइड ले लिया। तो बेंजल्डिहाइड में देखो एक तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं, जैसे ये बेंजीन वाले आ जाएगा, ये बेंजीन वाले आ गया, और यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया, और इसके 2 अणु ले लेंगे। सांद्र NaOH से क्रिया होगी, सांद्र NaOH के साथ इसकी क्रिया है। तो यहाँ पर एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है, 2 अणु है, तो एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक का अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का मान लो ऑक्सीकरण होता है, तो एक का ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा, और दूसरे अणु का अपचयन होता है। तो दूसरे अणु का अपचयन हुआ, तो यहाँ पर दूसरे अणु का अपचयन होकर के क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो दूसरे अणु का अपचयन होकर के यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो बन गया सोडियम बेंजोएट, ये है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो एक है सोडियम बेंजोएट हो गया, और दूसरा ये क्या है, ये है बेंजिल एल्कोहल। तो ये बेंजिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसमें ये 2 अणु बनेंगे, और ये यहाँ बेंजल्डिहाइड अपने लिया ही है, तो इस प्रकार से ये उत्पाद बनेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2-मेथिल ब्यूटूइन के ओजोनी अपघटन से प्राप्त उत्पादों के IUPAC नाम लिखो। अब इसको पहले अपने इसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं। तो इसका ओजोनी अपघटन होगा कैसे वो देखो आप। सबसे पहले तो यहाँ पर है, ये जो संरचना है, जो नाम दिया हुआ है, उसकी संरचना बढ़ाते हैं अपने। 2-मेथिल ब्यूटूइन, तो 2-मेथिल ब्यूटूइन, तो जैसे CH3 CH2, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक मेथिल समूह लगा दिया। तो ये संरचना है, वो है 2-मेथिल ब्यूटूइन की।
अब इसमें ओजोनी अपघटन करवाना है तो इसकी विक्रिया हम कराएंगे ओजोन के साथ, O3 के साथ। अब O3 के साथ अभिक्रिया होगी तो पहले एक ओजोनाइड बनता है, और वो ओजोनाइड कैसे बनता है उसको देखो। जो डबल बंध वाले दो कार्बन हैं, डबल बंध वाले जो दो कार्बन हैं, उन दो कार्बन को हम अलग अलग करेंगे। देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो ये यहाँ पर डबल बंध वाले दो कार्बन हैं, उनको अलग अलग लिखा। अब 3 ऑक्सीजन अपने जोड़ने हैं तो 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ेंगे, इन दोनों कार्बन से 3 ऑक्सीजन इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर जो बाकी जो ग्रुप बच गए इन पे वो हम लगा देंगे। तो देखो इस कार्बन पर, लास्ट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इस पर एक CH3 है और एक यहाँ पर CH2CH3 है, तो एक ये अपने यहाँ लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने ओजोनाइड बना दिया। अब इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन होना है, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे इसका। तो देखो जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर ऐसे वाई शेप में ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में डबल बंध आ जाएगा। ऐसे ये जो कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में भी डबल बंध आ जाएगा। अब उसके बाद अपने जैसे मान लो इसका आगे उत्पाद लिखते हैं, तो ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ऊपर एक, वो चला जाता है इस जल के अणु के साथ H2O2 के रूप में। तो ये H2O2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और अपने पास बनने वाला आगे उत्पाद क्या होगा वो देखो। अगर यहाँ से देखें तो एक तो बनेगा अपने पास CH3 CH2, फिर ये CO2 मेथिला। तो 1 2 3 कार्बन पर ये आ गया। इधर से अगर हम देखें तो CO समूह आ गया, फिर आगे CH3 आ गया। एक तो ये इधर वाला उत्पाद बन गया। ये उत्पाद कौन सा बना है देखें ध्यान से, ये उत्पाद बना है ये वाला। अब हमें दूसरा वाला उत्पाद बनाना है ये वाला। तो ये दूसरे वाला उत्पाद कैसे बनेगा, अभी इस दूसरे वाले उत्पाद को भी अपने देखते हैं। तो इस दूसरे वाले उत्पाद को अपने लिखेंगे ऐसे HC डबल बॉन्ड O फिर H। तो एक तो इसमें ये बनने वाला है 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी ब्यूटेन 2L, यानी 2L नहीं सॉरी, कीटोन है ये, तो कीटोन के लिए ओन लगेगा। तो ये अपने क्या आ जाएगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओन। तो एक तो ब्यूटेन 2 ओन बनेगा, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर ये बन जाएगा मैथेनेल, या इसको फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हैं। तो ये मैथेनेल बन जाएगा, ये मैथेनेल, ये इसका यूपीसी नाम लिख दिया। तो ये यहाँ पर ये 2 उत्पाद यहाँ बनने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए क्या कह रहा है प्रश्न देखो, हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए एसिटिक अम्ल के द्विलक की संरचना को चित्रित कीजिए। हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए अपने को जो डाइमर बनता है एसिटिक अम्ल में, उसकी संरचना को बनाना है। तो उसकी संरचना कैसे बनाते हैं वो देखो। एसिटिक अम्ल है तो CH3 फिर CO, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर OH, ऐसे ही HO फिर C फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3, और यहाँ पर ऐसे ये हाइड्रोजन बंध हो जाएंगे, ऐसे हाइड्रोजन बंध बना देंगे अपने, ठीक है। और ये हम ऐसे दर्शा भी देंगे कि ये H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए
एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए इसका जो द्विलक बनता है, डाइमर बनता है, उसकी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं।